check my answer copies and not just motivate me that I was doing really well, the positive feedback wala mechanism, but also it gave me some really wonderful tips on to how I can improve my score even better. And I have been a student of sociology at Triumph IAS, and Vikas Ranjan sir, he personally guided and mentored me through my sociology answer writing. I would like to thank personally Vikas Ranjan sir for his mentorship in both optional sociology and in essay test series. In this civil services examination also, sociology was my option after consistent guidance of Vikas Ranjan sir, and I scored this time 285 marks. I had sociology as optional. I had taken test series from Vikas Ranjan sir, and the feedback provided by sir for my test was very regular. And hello everyone, so this is Thakur Anjali Ajay and I have secured All India rank 43 this year in UPSC CSE 2023 और मेरा optional sociology है and I'm going to discuss the basic strategy, resources etc. with you guys. तो सोशियोलॉजी जो है वो सबसे पहले तो ऑप्शनल के लिए लोग पूछते हैं कि कैसे एक ऑप्शनल को हमें चूज़ करना चाहिए. तो मेरे हिसाब से दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल. इंटरनल इज़ कि आप किस में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट या फिर इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आप जब तक इंटरेस्टेड नहीं रहोगे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम उस पर डेडिकेट नहीं कर पाओगे, और अगर आप विदाउट इंटरेस्ट कोई काम करते हो तो वो काम अच्छा नहीं होता, अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे. तो इंटरेस्ट जो है यानी इंटरनल फैक्टर जो है वो सबसे मेन फैक्टर होना चाहिए वाइल चूजिंग योर ऑप्शनल. द सेकेंड इज़ एक्सटर्नल फैक्टर. सो एक्सटर्नल फैक्टर में क्या है कि कई बार आप रियलिस्टिक चीज़ें देखते हो, रियलिज्म जिसको कहते हैं, कि क्या रिसोर्सेस मेरे पास अवेलेबल है, क्या गाइडेंस मेरे पास अवेलेबल है, उस हिसाब से आप ऑप्शनल चूज़ करते हो. तो ये जो एक्सटर्नल वाला फैक्टर है वो आज के टाइम पे थोड़ा सा फेडेड है, क्योंकि मेरे हिसाब से आजकल इतने सारे रिसोर्सेज और गाइडेंस अवेलेबल है कि ये वाला फैक्टर थोड़ा सा आप कम कंसिडर करोगे तो भी चलेगा. सो प्राइमरी फैक्टर शुड बी योर इंटरेस्ट, द इंटरनल फैक्टर शुड बी द प्राइमरी फैक्टर. तो मेरे केस में मेरा जो ग्रेजुएशन बैकग्राउंड है इट्स मैथमेटिक्स, बीएससी बैचलर्स किया है मैंने, बट आई चोज़ टू गो विथ सोशियोलॉजी क्योंकि सोशियोलॉजी में मेरा बेसिक इंटरेस्ट आया था. और अगेन जैसे मैथमेटिक्स में मैंने अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाया, मुझे लगा कि ऐसे क्वेश्चंस में शायद ना हैंडल कर पाऊँ एंड बहुत टाइम लगता है उसमें उसको प्रिपेयर करने में. तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स को देखते हुए फिर मैंने सोशियोलॉजी को चूज़ किया. सो आई होप ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ऑप्शनल चूज़ करने में हेल्प कर पाएँ. देन अब बात करते हैं प्रॉपरली सोशियोलॉजी की. सो सोशियोलॉजी मैंने खुद से प्रिपेयर किया है, सेल्फ स्टडी से. मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था, क्योंकि कई बार आप देखोगे ऑप्शनल के जो कोचिंग होते हैं या फिर जो भी ये गाइडेंस अवेलेबल होता है, मेंटरशिप वगैरह, बहुत कॉस्टली होते हैं. तो मैंने सूरत से प्रिपेयर किया है और मैंने सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर किया है. और इसमें फॉर्चुनेटली मेरे साथ ये था कि मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मुझे कुछ वीडियोस अवेलेबल हो गए थे, तो मैं ऑफकोर्स वो क्रेडिट देना चाहूँगी. विकास रंजन सर के वीडियोस मैंने थोड़े बहुत देखे थे जो मुझे पेपर 1 के लिए अवेलेबल हो गए थे. पेपर 2 फिर मैंने खुद से ही किया था. तो पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो दोनों ही अलग अलग चीज़ों से डील करता है. और फिर जब पेपर 1 करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, पेपर 2 मैंने खुद से कर लिया. तो सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर किया था और कुछ वीडियोस विकास रंजन सर के देखे थे. अगर रिसोर्सेज की बात करूँ मैं, तो पहला तो यही है विकास रंजन सर के लेक्चर्स एंड उन्हीं के नोट्स. ट्रायम्फ आईएएस के जो नोट्स थे उसमें से ये लेक्चर और उनके नोट्स को रेफ़र करके मैंने मेरे बेसिक नोट्स बना लिए थे, जो मेरा मेन फाउंडेशन था सोशियोलॉजी का. आफ्टर दैट धीरे धीरे मैं उसमें ऐड करती गई अलग अलग चीज़ों से, तो वो मेरे बेसिक नोट्स थे. देन सेकेंड जो मेन इंपॉर्टेंट रिसोर्स था मेरे लिए वो था नितिन सांगवान सर की बुक द एसेंशियल सोशियोलॉजी. तो वो बुक मुझे बहुत अच्छी लगी. वो बुक आपको पक्का पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें सिलेबस के हर टॉपिक को टच किया हुआ है. लाइन से उन्होंने उस बुक को लिखी है सिलेबस के हिसाब से, जिससे आप उसमें हर चीज़ को फाइंड आउट कर पाओगे. आप हर चीज़, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिस पे आपको थोड़ा सा भी ना पता हो. तो आप एक बार उसको गो थ्रू कर लेना. उसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, आईआर के इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से, और ऐसे कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. तो मेरे हिसाब से वो बुक बहुत ही अच्छी है और आपको ज़रूर रेफ़र करनी चाहिए. देन मेरे जो मेन ये 2 रिसोर्सेज थे. थर्ड मेन रिसोर्स जो है वो है टॉपर्स के नोट्स, क्योंकि बहुत सारे बुक्स हैं जैसे हार्लम्बस, ब्लू 1, ऑरेंज 1, रिट्जर वगैरह, जो मैं हमेशा से सुनती आ रही थी कि ये पढ़ने चाहिए, इसमें ये चीज़ अच्छा है, बट मैंने इनको नहीं पढ़ा है.
टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी इनको नहीं पढ़ा है। हाँ, कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स अगर मुझे देखने थे तो मैं PDF डाउनलोड कर लेती थी और पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर कोई टॉपिक जाके वहाँ से देख लेती थी और नोट डाउन कर लेती थी, बस। इसके अलावा मैंने नहीं पढ़ा है ये सारे बुक्स। मैंने मेनली ये 3 रिसोर्सेस यूज़ किए हैं, ये 3 सोर्सेस थे मेरे, और थर्ड जो था वो टॉपर्स के कॉपीज़, उनके नोट्स। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यू विल फील लाइक बहुत सारे गैप्स हैं आपके नोट्स में जब आप PYQ देखोगे और ब्रेनस्टॉर्म करोगे। तो उन गैप्स को फिल करने के लिए मैं टेलीग्राम का इस्तेमाल करके टॉपर्स कॉपी डाउनलोड करती थी और उनके नोट्स से मैं वो गैप्स फिल करती थी। और क्योंकि ये चीज़ आप तब कर पाओगे जब आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे, आप अपने नोट्स को 1-2 बार रिवाइज कर लोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द गैप्स। और उस गैप्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आप टॉपर्स की आंसर कॉपी या फिर टॉपर्स की जो नोट्स हैं वो इस्तेमाल करिए। क्योंकि अगर आप ऐसे कवर टू कवर, लाइन टू लाइन उनके नोट्स देखोगे तो उन्होंने अपने लिए नोट्स बनाए हुए होते हैं और बहुत छोटे और बहुत ही क्रिस्प पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझ में ना आए शायद। तो इसीलिए जब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, 1-2 बार रिवाइज हो जाए, तब भी आप ये चीज़ करिए। और ये चीज़ मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में, यानी जिसमें मेरा ये सिलेक्शन हुआ है, उसमें मैंने ये ज़्यादा की थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि स्कोर भी मेरे बढ़े हैं। क्योंकि आप उसमें देखोगे कि रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, उसमें बहुत सारे थिंकर्स हैं जो आप कोट कर सकते हो मल्टीपल प्लेसेस पे, तो ये हेल्प करता है। और मेरे लिए मेनली ये 3 सोर्सेस थे लर्निंग के। देन बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की। सो टेस्ट सीरीज़ जो है वो हेल्प करता है आपको रिवर्स लर्निंग में, क्योंकि जब आप क्वेश्चन लिखते हो और उसके बाद उसका मॉडल आंसर या फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखते हो, तब आपको लगता है कि अच्छा ओके, ये डायमेंशंस हो सकते थे, ये थिंकर्स यू कुड हैव एडेड टू योर आंसर। तो फिर क्या होता है कि वो रिवर्स लर्निंग आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। तो मुझे कुछ टेस्ट सीरीज़ जो है वो बहुत अच्छे लगे थे जो मैंने इस्तेमाल किए हैं। सबसे जो पहला मेरा टेस्ट सीरीज़ था वो है IAS गुरुकुल का, प्रणय अग्रवाल सर का। तो वो टेस्ट सीरीज़ मुझे बहुत ही हेल्पफुल लगी थी। उसमें मैंने आंसर्स लिखे थे, उसमें सर के जो एक्सप्लेनेशंस थे, जो वीडियोस वो अपलोड करते थे, वो बहुत ही रिच होते थे कंटेंट में। और उसमें से देख के मैंने बहुत सारा कंटेंट अपना अलग से रेडी किया था। बहुत सारी थ्योरीज मुझे अलग पता चली थी जो एग्ज़ाम में हेल्पफुल भी हुई थी। देन सेकेंड वन इज़ विकास रंजन सर टेस्ट सीरीज़, वो भी बहुत अच्छी थी। सर ने बेसिकली मुझे गाइड किया था कि कैसे आप पेपर 1 और पेपर 2 को लिंक कर सकते हो, कैसे आप अपने आंसर्स को GS से अलग बना सकते हो। तो ऐसी चीज़ें मैंने विकास रंजन सर से सीखी थी। सो बेसिकली जब आप आंसर लिखते हो तो आपको अपने आंसर में सोशियोलॉजिकल वो एंगल देना होता है, तभी जाके आपका आंसर ऑप्शनल लगेगा। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस बहुत जनरल होते हैं, वर्क फ्रॉम होम का क्वेश्चन आ जाता है, विमेन के इश्यूज़ को लेकर क्वेश्चन आ जाता है पेपर 2 में, तो आप उसको GS की तरह लिख दोगे तो वो सोशियोलॉजी का आंसर तो नहीं हुआ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें सोशियोलॉजिकल थिंकर्स ऐड करने पड़ेंगे, सोशियोलॉजिकल फैक्ट्स या कोई रिसर्च कॉपी है तो वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो ऐसी चीज़ें आपके आंसर को सोशियोलॉजिकल बनाएगी। और मान लीजिए कोई डायरेक्ट थिंकर नहीं है जिसने उस पर बात की है, और अगर है भी तो आपको शायद ना पता हो उतने सारे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के नाम, तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारे बेसिक थिंकर्स हैं, जो 6 थिंकर हमारे पेपर 1 में दिए हुए हैं और पेपर 2 में भी बहुत सारे थिंकर्स हैं, जैसे GS घुरे है, M.N. श्रीनिवासन है, और पेपर 1 में है डर्कहाइम और कार्ल मार्क्स एक्सेट्रा। तो आप उनकी थ्योरीज को भी आप पेपर 2 में या पेपर 1 में जगह जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कि कहीं पे मान लीजिए आपको वर्क कल्चर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो प्लीज़ आप कोट करिए ना कि कार्ल मार्क्स ने ह्यूमनाइजेशन ऑफ वर्क प्लेस या इन सब की चीज़ों की बात की है, कि कैसे जो वर्क प्लेस है या फिर जो वर्क कल्चर है वो छोटे लोगों को जो नीचे है, हैव नॉट्स है, उनको एक्सप्लॉइट करता है, और कैसे वेल्थ जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हैव्स के पास बहुत ज़्यादा है और हैव नॉट्स को वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप कार्ल मार्क्स की थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं। बेसिक थिंकर्स के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा थ्योरीज भी लर्न करनी चाहिए, जैसे लीला दुबे जी की सीड एंड अर्थ थ्योरी है, एंथनी गिडेंस की थ्योरीज हैं बहुत सारी, तो आप उसको अलग अलग जगह पे कोट कर पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे। सो हमेशा पेपर 1 और पेपर 2 को आप ऐसे सिलोज में याद ना रख के या फिर अलग अलग कंपार्टमेंटलाइज ना करके आप उनको इंटर रिलेट करके यूज़ कर सकते हो। पेपर 2 में पेपर 1 के थ्योरीज इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं क्या करती थी, पेपर 1 के जब आंसर्स लिखती थी तो हमेशा लास्ट जो मेरा पॉइंट होता था वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में होता था। कि मान लीजिए कोई थ्योरी पूछा हुआ है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी, या फिर कोई भी इन जनरल क्वेश्चन पूछा हुआ है जो पेपर 1 से रिलेटेड है, वर्ल्ड से रिलेटेड है,
उसमें आप एक एस्पेक्ट इंडिया का दे सकते हैं। और ये मैंने टेस्ट सीरीज से सीखी थी, सर ने मुझे गाइड किया था, विकास रंजन सर ने, कि आप एक डायमेंशन इंडिया का ऐड करिए और उसमें आप चाहें तो कोई थिंकर बता सकते हो कि इनके हिसाब से ऐसा था या ऐसा होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास थिंकर नहीं भी है तो इट्स ओके, आप बस इंडिया का डायमेंशन ऐड करिए और आप उसमें बता दीजिए कि यहाँ पे भी आप देखते हो, यहाँ पे भी ये चीज़ होती है। तो उससे क्या होता है कि पेपर 1 और पेपर 2 थोड़ा सा आप रिलेट करके लिखोगे तो एग्जामिनर को एक अलग डायमेंशन दिखेगा, क्योंकि मोर और लेस सब सेम आंसर लिखते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, यही छोटी छोटी चीज़ें करके आप हर आंसर में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कर पाते हो और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन मेरे थर्ड अटेम्प्ट में, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट था उसमें मेरे मार्क्स कम थे, इट वॉज 244 एंड 256 रिस्पेक्टिवली, बट इस बार मैंने 280 स्कोर किया है। और उसमें क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस किए थे जो मैंने ऊपर मेंशन किए, इंटर रिलेट करना वगैरह, आंसर्स में थिंकर्स को कोट करना और फैक्ट्स को कोट करना, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करना। इसके अलावा सूरत में ही मैंने अपूर्व सर से, एक सर हैं मेरे जिन्होंने मुझे पर्सनली थोड़ा मेंटरशिप प्रोवाइड किया था और उनके पास मैं गई थी, कुछ आंसर्स मैंने चेक करवाए थे, उन्होंने मुझे डायमेंशंस ऐड करने को कहा, उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या गैप्स हैं और उन्हीं गैप्स को आइडेंटिफाई करके मैंने ऊपर जो मैंने बताया वो मैंने रिफॉर्म्स किए थे अपने आंसर राइटिंग में। तो ऐसी चीज़ें हैं कि मेरा पॉइंट कहने का मतलब ये है कि आप अपने आसपास अगर कोई है तो आप पर्सनली उनको पूछिए कि उनको क्या कमी लग रही है और उस कमी को आइडेंटिफाई करके दूर करने की कोशिश करिए, वो हेल्प करता है। क्योंकि कई बार टेस्ट सीरीज़ में ऐसा होता है कि टेस्ट सीरीज़ में जो भी फेमस इंस्टीट्यूट या फेमस फैकल्टीज़ हैं उनके पास बहुत भीड़ होती है, तो शायद वो आपको सामने से बहुत ज़्यादा एडवाइस ना दे पाए और बहुत बार आप पूछते नहीं हो। तो पहला तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप कहीं पे टेस्ट सीरीज़ लेते हो तो बार बार फ़ोन करके पूछिए कि क्यों कम मार्क्स दिए हैं, क्योंकि मैं अक्सर उसमें हेजिटेंट रहती थी और खुद का नुकसान कर लेती थी। सो आई वुड से कि प्लीज़ हेजिटेट मत होइए, हेजिटेशन मत करिए और जाके पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है और इसमें क्या रिफॉर्म हो सकता है। और अगर मान लीजिए आपके पास आसपास कोई सीनियर है या कोई फैकल्टी है जो करवा रही है सोशियोलॉजी कुछ टाइम से, आप उनसे भी पर्सनली एडवाइस ले सकते हो अपने आंसर्स दिखा के, ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है। देन इस बार जो मैंने अलग किया था वो है PYQs पे ज़्यादा ध्यान देना। ऑफ कोर्स मैंने पिछले 2 अटेम्प्ट्स में भी PYQ पे ध्यान दिया था, बट सिर्फ PYQ देख के थोड़ा सा सर्च करके थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करके रह जाती थी। बट इस बार मैंने उन चीज़ों को करेक्ट करने की भी कोशिश की है कि मैं जो ब्रेनस्टॉर्म कर रही हूँ वो इनफ है या नहीं, उसमें और क्या ऐड हो सकता है। ऐसी चीज़ें आप कैसे करोगे अगर आपके पास सॉल्व्ड आंसर्स हो तो। सो मैंने शून्य IAS का सॉल्व्ड PYQs का सोशियोलॉजी का सेट है वो मंगवा लिया था इस बार, और मैंने उसमें से क्वेश्चंस को रेफ़र किया था। और क्योंकि वो क्वेश्चंस क्योंकि सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस आप देखोगे बहुत रिपीट होते हैं, और ऑफ कोर्स अगर आप बहुत सारे थिंकर्स और बहुत सारी थ्योरीज याद कर रहे हो तो आप उसको मल्टीपल प्लेसेस पे इस्तेमाल कर सकते हो रिलेट करके। तो मैंने वहाँ से बहुत सारा कंटेंट एक्सट्रैक्ट किया था, नोट्स बना लिए थे। जैसे मैं पढ़ रही हूँ कहीं से, मैं अपने नोट्स भी पढ़ रही हूँ तो मैं सेपरेट शीट मेंटेन कर रही थी। तो शिफ्ट करते हैं नोट्स मेकिंग की तरफ, तो मैं उसमें ये चीज़ें बताऊँगी आपको। नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करना होता है। सो मैंने बेसिक नोट्स बनाए थे विकास रंजन सर के लेक्चर्स और ट्रायम्फ IAS के नोट्स से। बेसिक नोट्स इन सेंस एकदम बेसिक, उसमें सिर्फ जानकारी थी कि एग्जैक्टली ये थ्योरी क्या है, क्या बोल रही है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स और दूसरी चीज़ें नहीं थी। तो मैं कैसे नोट्स बनाती थी, जैसे एक शीट है तो उसका 1/3 पोर्शन छोड़ के, ताकि बाद में वहाँ चीज़ें ऐड कर पाऊँ मैं। सो ऐसे नोट्स बनाया था मैंने। और फिर नोट्स बनाने के बाद जब मैं रिवाइज कर रही थी तो रिवीजन के टाइम पे मैं सेपरेट शीट्स बनाती थी, और उन सेपरेट शीट्स में थिंकर्स के नाम होते थे और उनकी थ्योरीज होती थी कि उन्होंने क्या कहा है। क्योंकि आपको थ्योरी तो याद होगी बट कई बार ऐसा होता है कि आप फैक्ट्स भूल जाओगे, किस पर्टिकुलर थिंकर ने क्या पर्टिकुलर चीज़ कही है वो भूल जाओगे। तो आप क्या करिए, अलग शीट मेंटेन करिए, और जो एग्जाम हॉल में जस्ट आने से पहले मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून वाला है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, वो शीट देख के जा सकते हो, और वो देखी हुई चीज़ तुरंत आप पेपर पे प्रोड्यूस कर पाओगे और रिलेट कर पाओगे। तो ये बहुत हेल्प करता है। थर्ड थिंग इज़ न्यूज़पेपर। आप प्लीज़ न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करिए और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स अपने सोशियोलॉजिकल आंसर्स में कोट करिए। जैसे मनरेगा जो वर्कर है उनको सैलरी नहीं मिल रही है, तो दिस इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर और समथिंग, ऐसे करके आप उसको रिलेट करके लिख सकते हो। और ऐसी चीज़ें आपके आंसर्स को एकदम डिफरेंट बनाती है और मार्क्स फेच करने में हेल्प करती है।
देन अगेन एक चीज़ जो मैंने एक्स्ट्रा की थी कि मैंने मैप्स ऐड किए थे, मैप और फ्लो चार्ट्स इस्तेमाल किए थे। सो एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए एम.एन. श्रीनिवासन की थ्योरी है डोमिनेंट कास्ट की, तो मान लीजिए डोमिनेंट कास्ट पे पूछा है तो ऑफ कोर्स आप थ्योरी लिखेंगे, फैक्टर्स लिखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो डोमिनेंट कास्ट को डोमिनेंट बनाता है। देन मैंने क्या किया था, साइड में मैप बना दिया था और वहाँ पे मैंने लिखा था कि यूपी में ये डोमिनेंट कास्ट है, बिहार में ये है। तो आप कुछ कुछ 5-6 या 3-4 डोमिनेंट कास्ट को मैप में शो कर सकते हो। संस्कृताइजेशन में ये चीज़ अप्लाई हो सकती है कि किस किस कास्ट ने खुद को संस्कृताइज किया, मैप बना के वो चीज़ लिख दीजिए। तो ये क्या करेगा, आपके आंसर को थोड़ा सा डिफरेंट बना देगा और शायद सामने वाले को इंटरेस्ट आए तो आपको आधा मार्क्स एक्स्ट्रा दे। यही तो हमारा गोल है। देन फ्लो चार्ट्स बनाइए। जैसे मान लीजिए सैम्पलिंग का क्वेश्चन है तो 2 एरो करके कि प्रोबेबल सैम्पलिंग मेथड होता है, नॉन प्रोबेबल होता है, प्रोबेबिलिटी वाले में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगेन उसको ब्रेक करके फ्लो चार्ट। तो मैं ऐसे करके मैंने इस बार कुछ अलग चीज़ें की थी और न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करके रियल एग्जाम्पल्स दिए थे, क्योंकि एग्जाम्पल्स ओवर द टाइम बहुत रिडंडेंट हो जाते हैं। आपको नए एग्जाम्पल्स लिखने चाहिए ताकि वो सामने वाले को इंटरेस्टिंग लगे और आपको अच्छे मार्क्स मिलें। और ये चीज़ें सीखने के लिए आप टॉपर्स की आंसर कॉपी इस्तेमाल करिए, जो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि जब आप उनके आंसर्स पढ़ते हो तो आप अपनी कमियों को रियलाइज़ कर पाओगे। जैसे मैंने एक चीज़ आइडेंटिफाई की थी कि लोग बुक्स के नाम वगैरह बहुत कोट कर रहे हैं और मैंने कभी याद करने का वो नहीं किया था, हिम्मत नहीं किया था। मैं नहीं याद करती थी, मैं छोड़ देती थी। जो भी हमारे बुक्स में, जैसे नितिन सांगवान में ही एमाइल डर्कहाइम के क्या क्या बुक्स हैं और उस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें बताई हुई हैं, बट मैं नहीं याद करती थी, मैं खाली थ्योरी याद करती थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि सब कोट कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए। उसके बाद मैंने ये चीज़ भी शुरू की। देन जो थिंकर्स होते हैं उनके जो ऑफकोर्स जो फेमस थिंकर्स हैं उनके कुछ फेमस कोटेशंस होते हैं, उन कोट्स को अगर आप इस्तेमाल कर पाओ कहीं रेलेवेंट जगह पे तो वो भी आपके आंसर को थोड़ा डिफरेंट बना देगा। ऐसे छोटी मोटी चीज़ें करके मैंने अपने आंसर्स को डिफरेंट बनाया था और मार्क्स बढ़ाने की कोशिश की थी। सो आई थिंक बस मेरे पास इतना ही था जो मैं आपसे शेयर कर सकती थी। तो आप करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।